ये नाम तब से सुर्खियों में आया जब एक नवविवाहिता जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया और वहाँ से ये दोनों ही गायब हो गए। पर कुछ दिन बाद जो पति थे उसका शव मिला, यानी कि राजा रघुवंशी का शव मिलता है मेघालय की पहाड़ियों से। पर पत्नी सोनम रघुवंशी गायब रहती है। पर अचानक से गाजीपुर के पास एक ढाबे में सोनम रघुवंशी पाई जाती है। पुलिस को फ़ोन जाता है और पुलिस उसे लेकर के गाजीपुर के जिला अस्पताल पहुंचती है और मेडिकल कराने के बाद उसे वहीं रखा जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। सोनम के साथ 3 युवक थे मेघालय में, ऐसा पता चलता है, और वो सारे युवक गिरफ्तार होते हैं एक के बाद एक। और धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आता है कि पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल कराया है। पुलिस सोनम रघुवंशी से पूछताछ करना चाहती है, पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सोनम रघुवंशी मुंह नहीं खोलती। चूँकि हादसा मेघालय में हुआ था, इसलिए FIR भी मेघालय में होता है। और मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस इसलिए क्योंकि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही इंदौर के रहने वाले थे और वहीं से शादी करने के बाद मेघालय हनीमून के लिए गए थे। मेघालय पुलिस रिमांड पर लेने के लिए गाजीपुर पहुंचती है और मेडिकल कराया जाता है और फिर मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले जाती है। अब सोनम रघुवंशी कई राजों का पर्दाफाश करने वाली है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 44,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। इसको बाकायदे सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह कराया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा भी होगी, साक्षात्कार भी होगा। महिलाओं को 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके लिए लगभग 15 लाख आवेदन मिलेंगे। लंबे समय बाद ये परीक्षा कराई जा रही है। लगातार इस बात की मांग बढ़ रही थी कि होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर जो सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो होमगार्डों के हाथ में है। और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में होमगार्ड उत्तर प्रदेश को मिलते हैं तो एक तरफ जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट तो बेहतर होगा, दूसरी तरफ जो सुरक्षा को लेकर जो पुलिस का काम है वो भी और आसान होगा। बड़ी संख्या में जब होमगार्ड होंगे तो जो कानून व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी। लखनऊ से मुरली सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत कराने की जद्दोजहद के बीच आज कैबिनेट की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आरक्षण को लेकर के खास तौर पर OBC आरक्षण को लेकर के अध्ययन किया गया है और उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनको वो रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद ये माना जा रहा है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। परसों होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को कैबिनेट अप्रूवल दे सकती है, इसको समझ सकती है। और चूंकि OBC का आरक्षण सरकार के गले की फांस बना हुआ था। उत्तरकाशी जैसे जिलों में 70% OBC है, लेकिन आप SC ST का जो रिजर्वेशन होता है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो संविधान से मिलता है। और जो OBC का आरक्षण है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया है और उसको आप कम कर भी सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि आरक्षण कुल मिलाकर 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब उत्तरकाशी जैसे ज़िले जहाँ 70% पॉपुलेशन OBC है, तो वहाँ पर अगर 70% पॉपुलेशन के हिसाब से आप OBC का आरक्षण पंचायतों में देते हैं तो ये 100% के आसपास आरक्षण बैठ जाता है। चूँकि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे उनके आरक्षण के लिए राज्य को इकाई माना गया है। राज्य को इकाई मानकर उनका आरक्षण का निर्धारण होगा। और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, BDC और ग्राम पंचायत सदस्य, इनके लिए जिले को इकाई माना गया है। उनका वहीं रोटेशन के जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर जिस तरह की जनसंख्या है उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। SC ST का रिजर्वेशन कम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से टोटल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश में पहली बार एडेड स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनके लिए ऑनलाइन तबादला नीति जारी की गई है। इसके माध्यम से शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर
तबादले की आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदे उन्हें 5 जनपद चुनने होंगे। मेरिट के आधार पर, गुणांक के आधार पर ये तबादले किए जाएंगे। जिस विषय का टीचर होगा उसी के सापेक्ष जो है पदों में तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में भी ऑनलाइन तबादला शुरू हुआ था, जिसके बाद अब ये तय किया गया है कि एडेड जो स्कूल हैं यहाँ पर भी जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन तबादला पॉलिसी लाई जाए, जिसको नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। अब शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो है वो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इससे पहले चूँकि मैनुअल ट्रांसफ़र होते थे तो उसमें कई बार इस बात को लेकर शिकायतें भी मिलती थी कि जो मानक थे उसके विपरीत तबादले किए गए। लिहाजा अब जो शिक्षक होंगे उनके पास बाकायदे 5 जगहों का विकल्प होगा। वो 5 जगह भर सकेंगे अपने ऑनलाइन तबादले में और उसी के आधार पर जो मेरिट और गुणांक बनेंगे उसी के आधार पर उनका तबादला किया जाएगा। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ प्रदीप शर्मा, न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में घराती और बाराती समेत 25 से 30 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मामला जनपद बदायूं के उज्जैनी कस्बे का है, जहां रविवार देर रात एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। रात के करीब 1:30 बजे के समय घराती बाराती समेत लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के कुछ देर बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टी और दस्त शुरू हो गए। इसके बाद बच्चों समेत 25 से 30 लोग बीमार हो गए, जिन्हें कुछ लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कुछ लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उज्जैनी में भर्ती कराया गया। इसके बाद हालत खराब देखते हुए कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फिलहाल सबकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उन्होंने हलवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हलवाई के लिए ठेका दिया था, जिसमें खाना और सारी जिम्मेदारी हलवाई की थी, लेकिन उसने गलत मसाले और मिलावटी मसालों के साथ साथ मिलावटी सामान यूज किया, जिसके कारण जो लोग थे घराती बाराती समेत जिन लोगों ने खाना खाया उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं उमेर सिंह राठौर। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि पर बीजेपी दफ्तर में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की गई है। तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूरे होने पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसे बताया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही बीजेपी दफ्तर में लगे इस फोटो प्रदर्शनी में आप आएंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया है। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल नाम से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हुए दिखाया है और ऊपर लिखा है, यह नया भारत है, यह भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो भारत दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कुचलना भी जानता है। ये जो स्टेज है यहाँ पर उस पर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिस पर 11 साल और विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, अमृत पीढ़ी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर गति भी, विस्तार भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसान समृद्धि का संचार, यानी जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबों को इसमें दिखाया गया है। तस्वीरों के जरिए मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धि को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, सामरिक तौर पर देश को मजबूत करने के लिए, देश में सुशासन लाने के लिए क्या कुछ उन्होंने किए हैं। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। ठाणे के मुंब्रा स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आज सवेरे करीब 9:20 पर एक बेहद ही दुखद घटना हुई है। मुंब्रा स्टेशन पर ये वही ट्रैक है जहां पर आज सवेरे लोकल ट्रेन से गिरने के कारण करीब 5 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दुर्घटना में इंजर्ड हो चुके हैं, जिनका आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज जो घटना हुई है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लोकल ट्रेन मौजूद थी जो कि कसारा से निकली थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने के लिए, और उसी दौरान दूसरे ट्रैक पर एक मेल गाड़ी जो है वो तेज़ी से गुजरती है। जब तेज़ी से मेल गाड़ी गुजर रही थी तब जो हवा का बहाव था
उस बहाव के कारण बहुत सारे जो यात्री लोकल ट्रेन से लटके हुए थे वो उस बहाव को झेल नहीं पाए, लिहाजा करीब 10 से 12 लोग जो हैं वो ट्रैक पर गिर गए और ये लोग इंजर्ड हो चुके थे। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोगों की डेथ हो गई। सामने आप देख सकते हैं, देखिए अभी भी जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनके जूते चप्पल आप देख पाएंगे और दूर तक जहां तक टर्निंग है, जिस टर्निंग को बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है, उस टर्निंग तक अगर आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि वहां तक लोगों के चप्पल जूते आपको दिखाई देंगे। यात्री जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, उसी के साथ में दीवा और मुमरा स्थानकों के दरमियान जो कर्वेचर होता है वो भी एक उसमें से कारण हो सकता है। और जो एक यात्री ने बताया है कि वहाँ पे कुछ आपसी झगड़ा भी था, तो इस एंगल से भी ये जो सारी घटना है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक बार इस घटना का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में इसकी जो वजह है, मूल वजह है, वो निकल के सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, थाने। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बहराइच के कतनिया घाट वनजीव इलाके में मूर्तिहा रेंज में अवैध अतिक्रमण था। यह अवैध अतिक्रमण मजार बनाकर किया गया था। वहां पर लक्कड़सा, भंवरसा, चमनसा और सहनसा के नाम पर 4 मजारें बनी हुई थी। लगभग 2 हेक्टेयर की भूमि में ये पूरा अवैध अतिक्रमण था, जिस पर वन विभाग द्वारा अब बुलडोजर चलाकर पूरे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। साथ ही साथ वन विभाग अब कह रहा है कि और भी अगर अतिक्रमण होंगे तो उनको भी लगातार इसी तरह हटाया जाएगा। किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत मूर्तिहा रेंज में फीट संख्या 20 में और कल संख्या 13 और 14 में मूर्तिहा रेंज ऑफिसर के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को ये बताया गया कि 4 मजारे जैसे लक्कड़शाह, भंवरशाह, चमनशाह और शहनशाह 4 मजारे अनाधिकृत रूप से वहाँ बनाया गया है करके हमको रिपोर्ट किया गया। तो उसके लिए हमने एक कमेटी गठित करके उसका पुष्टि कराई गई थी। उसके बाद उसका बेदखलीवाद प्रस्ताव हमने मूर्तिहा रेंज ऑफिसर से पूछा है। उसके बाद उसकी सुनवाई की गई है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जितने भी मजारे हैं उसको ध्वस्त किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच। राजस्थान के जोधपुर जिले में अवैध अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया। दरअसल ये पूरा के पूरा मामला उम्मेद सागर बांध के जो परिसर है उस क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन आज सुबह जब नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर जाके अवैध कार्रवाई को लेके अचानक से सुबह कार्रवाई शुरू कर दी, तो लोगों ने पथराव किया, जेसीबी को नुकसान पहुंचाया, पुलिस टीम पे पथराव हुआ और नगर निगम की जो टीम थी उनके ऊपर भी जमकर पथराव हुआ। बहरहाल अचानक से इस तरह का जो बर्ताव लोगों को देखने को मिला, उसके बाद में पुलिस का एक बड़ा जाब्ता मौके पर बुलाया गया और अभी भी मौके पर करीब 3 से 4 थानों की जो पुलिस है वहाँ पे तैनात कर दी गई है और मौके से करीब 50 लोगों को डिटेन करके स्थानीय थाने पे लाया गया है और अब तक करीब 10 से ज़्यादा महिलाओं को भी इस पूरे घटनाक्रम में डिटेन किया गया। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। ओडिशा सरकार की सख्ती और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक हर कोई रिश्वतखोरी के मामलों में संलिप्त दिखाई दे रहा है। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उनके घर से 47 लाख रुपए बरामद हुए हैं। विजिलेंस टीम ने जब छापा मारा तो विजिलेंस टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल 2021 बैच के धीमन चकमा ने एक स्थानीय व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रिश्वत डिमांड की थी और 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। धीमन चकमा मूलतः त्रिपुरा के निवासी हैं और इस वक्त कालाहांडी ज़िले के धर्मगढ़ में सब कलेक्टर के पोस्ट में तैनात हैं। अब देखना ये होगा कि धीमन चकमा जो गिरफ्तार हुए हैं उनके कितने लंबे तार जाते हैं और इसमें कौन कौन से अधिकारियों का नाम निकल कर आता है जिस पर विजिलेंस कार्रवाई करेगा। ओडिशा से शुभम कुमार, न्यूज़ स्टेट।
जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत अब 23 जून तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो कि अदालत द्वारा ज्योति मल्होत्रा की और बढ़ा दी गई है। ज्योति मल्होत्रा के इल्ज़ाम लगे थे। इससे पहले अगर बात करें जब कनेक्शंस को खंगालने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ लगातार संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। इसके अलावा कई आर्मी ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ ट्रैवल विद जोवन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर यूट्यूब पर लगभग 4.25 लाख फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा द्वारा पाकिस्तान समेत कई देशों में लगातार ट्रैवल भी किया गया था और जिस लिस्ट में जो कि इंडोनेशिया और चाइना का नाम भी शामिल है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान विजिट को जो किया है सबसे ज़्यादा ध्यान में रखकर जो इंटरोगेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन दौरान कई अहम खुलासे जो कि हो चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा के बयान पर और भी लोगों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 23 जून तक और भी कुछ अहम खुलासे जो किए हैं वो पुलिस द्वारा किए जा सकते हैं इस पूछगिछ दौरान। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी पड़ रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाली है। लेकिन क्या हालात रहने वाले हैं, कहाँ पे गर्मी और कहाँ पर बारिश होने की उम्मीद है? डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्या अनुमान है दिल्ली एनसीआर में खास? देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में थे। आज हमारा अनुमान ये है कि 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज और कल रह सकते हैं और 45 का आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने आज और कल जो है वो हीट वेव के लिए जो वार्निंग है वो जारी की है दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए येलो अलर्ट के साथ में। ये मैं देख रहा हूँ तो ये चार्ट में क्या प्रदर्शित किया गया है? देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान को लाल रंग से दिखाया गया है जो कि रेड अलर्ट दिखा रहा है हीट वेव को लेकर के। ये हीट वेव के सिंबल बने हुए हैं। ईस्ट राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को लेकर के। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है। अगर बात की जम्मू कश्मीर की तो यहाँ येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर के। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट है, नॉर्थ मध्य प्रदेश में हीट वेव को लेकर के। वहीं बिहार, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इन सभी क्षेत्रों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का अलर्ट है। यहाँ हीट वेव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, लेकिन टेम्परेचर्स जो है वो सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से हॉट एंड ह्यूमिड अलर्ट जारी किया। सलाह क्या है लोगों के लिए खास? देखिए, सलाह लोगों के लिए है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं हीट वेव रिलेटेड वो उसको फॉलो करें, ज़्यादा पानी पिएं, धूप से बचें, सर ढककर चलें। वीडियो विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन मिले। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जहां पे तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है और श्रीगंगानगर में तो 47 डिग्री के पार तापमान जा चुका है। यानी कि बात करें समूचे राजस्थान की तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही हो। इस समय हम जयपुर में मौजूद हैं। मौसम विभाग राजस्थान की बात करें तो आगामी 7 से 10 दिनों तक किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद राजस्थान में नहीं है। किसी भी तरीके के संकेत मानसून को लेकर आगामी 10 से 15 दिनों तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो डेजर्ट एरिया और जो पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और विंड पैटर्न यदि देखें तो फिलहाल वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली कंपोनेंट है। इसी की वजह से जो ड्राई एंड जो हॉट रीजन है फिलहाल उसी एरिया से विंड जो है वो पूर्वी राजस्थान की तरफ भी आ रही है। तो इसी का असर है कि जयपुर और आसपास में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है। न केवल दिन का बल्कि रात्रि तापमान भी बढ़ा है। तो अगले 2-3 दिन विशेष राहत की संभावना नहीं है। फिलहाल तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जयपुर में भी 43-44 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज होगा और रात्रि तापमान भी फिलहाल 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिन स्ट्रॉन्ग डस्ट रेजिंग विंड्स भी प्रभावी रहेंगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जो बीकानेर संभाग है, जो जोधपुर संभाग है और शेखावटी क्षेत्र, इनमें तेज़ धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी चलने की प्रबल संभावना है। और राजस्थान के 7 जिलों में जिस तरह के तापमान की स्थिति है उसको देखकर लगता है कि राजस्थान में कमोवेश आग की भट्टी जैसे जलती है वैसे हालात हो गए हैं। सहयोगी राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, जयपुर। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तेज़ धूप और साथ साथ गर्म हवाएं लोगों की परीक्षा ले रही हैं।
आलम यह है कि शाम को भी गर्म हवाएं चलती हैं और देर रात तक गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में सुकून मिल रहा है। इस बीच बिजली कटौती भी लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर रही है। सड़कों चौराहों पर जिनको बेहद ज़रूरी काम है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के उपाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों को आप देखेंगे वे अपने सरों को ढके हुए हैं। जो लोग पैदल चल रहे हैं वे भी गर्मी से बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वाहनों से चल रहे हैं वो भी गर्मी से बचाव करने के प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जगहों पर लोग रुक करके शरीर को शीतल करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो पानी पीते हुए, जूस पीते हुए, शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो चौराहों पर आ जा रहे हैं वो बेहद गर्मी का सामना कर रहे हैं। आप देखिए चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, गर्मी से बचने के लिए चश्मा लगा करके सिर को ढक करके चल रहे हैं, जिससे कुछ गर्मी का एहसास कम किया जा सके। दरअसल तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ा है हाल के दिनों में और यही वजह है कि लोग गर्मी से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री के मार्क को पार कर रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। वहीं रात का तापमान बढ़ने की वजह से लोगों की नींद में खलल पड़ रहा है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है और लोग चिड़चिड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर में अगर हो सके तो वो घरों से बाहर ना निकलें और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें और बीच बीच में भी पानी पीते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।